जिद है तो ज़िंदगी है। अगर आप कुछ भी सपना देखते हैं, किसी भी उम्र में देखते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं तो वो आप पूरा कर सकते हैं। अगर मैंने 49 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट जाने का सपना देखा और 55 साल की उम्र में मैंने पूरा कर लिया, तो मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी सपना देख सकता है और उसको पूरा कर सकता है। मेरी जर्नी जो शुरू हुई है, मैंने बहुत सारे एवरेस्ट फतह किए, उसके बाद मैं इस पहाड़ तक पहुंच पाई हूँ। बचपन से ही हम बहुत छोटे शहर में पले बढ़े। ऐसे कोई ड्रीम नहीं था बचपन में, लेकिन बचपन से ही कुछ ऐसा था कि मुझे सबसे अलग करना है। जब हम लोग पढ़ते थे, कोई इंटरनेट नहीं हुआ करता था, लेकिन मैं बहुत पत्रिकाएं पढ़ती रहती थी और रेडियो सुनने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। बचपन में मैंने किसी का सुना था, किसी का स्टेटमेंट था रेडियो पे, किसी बड़े मंत्री या नेता का, कि जब मैं मरूंगा तो मेरी अस्थियां हिमालय में बिखेर देना। उस समय से मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा हिमालय में क्या है कि लोग मरने के बाद भी वहाँ जाना चाहते हैं। मैं जिस गुर्जर जाति को बिलोंग करती हूँ, हमारे यहाँ शादियाँ जल्दी हो जाती हैं। मेरी भी जल्दी शादी हो गई, 18 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। तब तक मेरा ग्रेजुएशन हो गया था और उस समय भी मैंने बड़ा ही सोचा हुआ था कि मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन मेरे मम्मी पापा का ने जो मेरे लिए लड़का चूज़ किया, तो शायद बहुत अच्छा चूज़ किया था, सारे सपने पूरे हुए मेरे। तो उनका कहना था, उनके परिवार का कहना था कि अगर आपको लड़की को डॉक्टर बनाना है तो कृपया हमसे रिश्ता ना करें, और नहीं, अगर रिश्ता करना है तो फिर डॉक्टर ना बने। तो ठीक है, मैंने भी रिस्पेक्ट किया अपनी फैमिली का। मेरी शादी हो गई। शादी के बाद क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था, तो मैंने सोचा ठीक है, पढ़ने वाला MBBS वाला डॉक्टर नहीं बन पाए, पढ़ने वाला बन लेते हैं कि PhD कर लेंगे। मैंने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से MA किया। उसके बाद हम लोग इंदौर रहे, तब तो मैंने मैथमेटिकल MA किया। लेकिन जब मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र भोपाल हो गया, भोपाल में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स नहीं था, मैं साइंस से थी, मैं और कोई सब्जेक्ट में करना नहीं चाहती थी, तो मेरा PhD नहीं हुआ। मेरे को उस समय फिर मेरी एक बेटी हुई। उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा थी, उसके लिए कपड़े नहीं मिलते थे। आजकल बच्चों को के लिए अलग से एक स्टोर हुआ करता है, फ्रॉक और सबका। अब जब उसकी ड्रेस नहीं मिलती थी, मुझे सिलाई नहीं आती थी, जबकि मैं जिस ज़माने में पली बड़ी तब ये कहा जाता था कि महिलाओं को सिलाई बुनाई कढ़ाई आना चाहिए। और क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं, मुझे कुछ अलग करना, मैं ये महिलाओं वाले काम नहीं करूँगी, और ये मेरी ज़िद थी, तो मैंने नहीं किए और अंत में मुझे वही सब करना पड़ा अपनी बेटी के लिए। और जब मैं उसकी ड्रेसेस डिज़ाइन करने लगी, खुद से बनाने लगी, तो लोगों का कहना था कि आप बहुत अच्छा करते हैं, आप कुछ कोर्स कर लीजिए। मैंने अपनी बेटी को स्कूल भेजना शुरू किया, मेरे पास कुछ का टाइम मिला, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया। लेकिन मैं परिवार से इतना ज़्यादा जुड़ी हुई थी, हमारा संयुक्त परिवार था, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो पूरे टाइम मैं बिज़नेस में अगर टाइम दूंगी तो मैं अपने घर परिवार को छोड़ दूंगी। तो मैंने ये सोचा, जब वो स्कूल जाने लगी तब समझ में आया कि स्कूल यूनिफॉर्म का जो है वो बड़ी क्राइसिस रहती है, अच्छी यूनिफॉर्म नहीं मिलती हैं। वहाँ से मैंने काम शुरू किया और एक छोटा सा बिज़नेस शुरू किया, मात्र 1600 रुपये की मेरी अपनी बचत से। और जब मैंने पहली बार ऑर्डर लेने गई, मैंने ऐसा कोई स्कूल नहीं छोड़ा भोपाल का जहाँ मैं नहीं गई हूँ। और पता नहीं कैसे ऊपर वाले की कृपा कह लीजिए या मेरे ऊपर विश्वास जताया, 2 स्कूल ने मुझे एडवांस दिया। इस ऑर्डर को आधा मैंने खुद पूरा किया, सिलाई कटिंग हर चीज़ मैंने की और सक्सेसफुली पूरा किया। और इस तरह मेरा बिज़नेस धीरे धीरे बढ़ने लग गया, हर चीज़ बड़ी स्मूथली चल रही थी और आज मेरा बिज़नेस 3 करोड़ के टर्नओवर पर है। क्योंकि मैं स्वावलंबी थी, इसलिए ही मैं एवरेस्ट कर पाई। तो सबसे पहले तो हमारा स्वावलंबी होना भी बहुत ज़रूरी है। ये सब करते हुए मुझे एक फैशन शो का ऑफ़र मिला। मैंने फ़ैशन शो किया, गीतांजलि, और वो इंटरनेशनली काफ़ी पॉपुलर हुआ। 2015 का था। मुझे लगा कि अब ये मेरा एवरेस्ट पूरा हुआ।
उस समय एवरेस्ट शब्द कभी दिमाग में भी नहीं आया था, अब मैं बोल रही हूँ। मुझे लगा कि हाँ, अब ये सब कुछ हो गया, अपना एक नाम हो गया जो मैं चाहती थी। एक और छोटी सी बात मुझे भी बचपन की याद आई। हमारे 2 कजिन्स थे जो हमेशा एनसीसी के कैंप में जाते थे, और वो अपने सर को बोलते थे, हमारा गांव है कुकरावत, जो कि मेरा पैतृक गांव है। तो वो हमेशा उनसे कहते थे कि हम बहुत बड़े, हमारा गांव जो है बहुत फेमस है और आप मैप में ढूंढिए। तो जब 86 87 कुछ ऐसा नहीं, मैप बड़े होते थे, उन्हीं में ढूंढा जाता था, और वो बेचारे ढूंढते रहते थे, कभी नहीं मिलता था। तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि मेरे गांव का नाम लोग नक्शे पे ढूंढे। यहीं से शुरुआत सारी चीज़ें थी दिमाग में। 2017 में अचानक, जब तक मेरी जिम्मेदारियां काफ़ी पूरी हो गई थी, मेरी बेटी जो है पीएचडी करने यूएस चली गई थी। अब मेरे पास में समय तो नहीं था क्योंकि मेरा अपना बिजनेस था, परिवार था, पर फिर भी थोड़ा तो मेरे पास समय बचने लगा था। 2017 में मैं एक छोटे से ट्रैक पे गई, सोरताल ट्रैक, 3200 मीटर था, क्योंकि जो मेरा बचपन का एक सपना था, मुझे पहाड़ देखने हैं, और उसी के चलते मैं गई वहाँ पर। और जो कहा जाता है पहली नज़र का प्यार, वो मुझे हो गया पहाड़ों से। तब भी मेरे मन में एवरेस्ट नहीं आया। मैंने सोचा कि हाँ, ये ट्रैक करने चाहिए। कुछ अच्छा लगा, कुछ ये नहीं समझ पाई क्या अच्छा लगा, लेकिन बस मन में विचार आया कि मैं और ट्रैक करूँगी। लेकिन जब मैं सोरताल ट्रैक से नीचे आई, मुझे पल्मोनरी एडिमा हो गया, और मुझे इतना ज़्यादा स्वेलिंग आ गई कि जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप बच के आ गई हैं, आज के बाद पहाड़ों पे नहीं जाना। बस यही लाइन मेरे लिए एवरेस्ट जाने के लिए हो गई। मैंने कहा, ऐसे कैसे कोई बोल सकता है कि यहाँ नहीं जाना, जो कि मैं एक थोड़ा सा जिद्दी जुनूनी टाइप की महिला हूँ। जब मेरा बिजनेस भी है तो मैं ऐसे ऐसे ऑर्डर्स ले लेती हूँ कि कई बार मेरे अपने वर्कर, मेरे अपने हस्बैंड बोलते हैं, ये क्या तुमने ऑर्डर ले लिया है। मैं कई रनिंग वगैरह के लिए भी टी शर्ट्स बनाती हूँ, और अधिकतर यही होता है कि इवेंट होने वाला रहता है, उसकी 4 दिन पहले हमारे पास ऑर्डर आता है कि 300 टी शर्ट हमको आप परसों तक दे देंगे। मैं हाँ बोल देती हूँ। जब हमारे वर्कर पूछते हैं कपड़ा है, मैं बोलती नहीं, कपड़ा तो नहीं है। मैम कैसे होगा, हो जाएगा। बस यही सब कुछ है कि हो जाएगा, और वो हो जाता है। तो जब मैंने ये सोचा, जब डॉक्टर ने बोल दिया, तो अगला मैंने अपने आप को टेस्ट करने के लिए जो सोचा, वो कुछ छोटा नहीं सोचा। मैंने देखा कि इंडिया के सबसे टफेस्ट ट्रैक कौन से हैं, तो उसमें पिन पार्वती ट्रैक है जो 110 किलोमीटर लंबा है, 5335 मीटर हाइट है उसकी, और मैंने वहाँ जाने का तय किया। मेरी फिटनेस जीरो थी, ज़ीरो, यानी कि मैं उस तरह की महिला थी कि अगर 1 से 2 किलोमीटर अगर मैंने वॉक कर ली है तो मैं सबको सुनाती थी कि आज मैं 2 किलोमीटर वॉक करके आई हूँ। तो इस तरह की फिटनेस में मैंने काफ़ी बड़ा सपना देख लिया। और जब पिन पार्वती ट्रैक जाने का हुआ, मैंने अपने हस्बैंड को बताया। उन्होंने कहा कि ये तुमने देखा है कितना खतरनाक है। मैंने कहा हाँ, मुझे पता है खतरनाक है, इसीलिए मुझे करना है। और उस समय उन्होंने मेरा साथ दिया, वो मेरे साथ गए। वो पहले से ही रनिंग साइकिलिंग वगैरह करते थे, मैं कुछ नहीं करती थी। उस ट्रैक पे वो मेरे साथ गए, और जब वो ट्रैक पूरा होने लगा, तभी मेरे मन में विचार आ गया कि अगर मैं अपनी फिटनेस बढ़ाऊँ तो मैं एवरेस्ट कर सकती हूँ। और यहाँ बहुत सारे माउंटेनियर और बैठे हैं। जब हम कोई ट्रैक कंप्लीट करते हैं, सब लोग बैठते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं कि आप क्यों आए थे, आप क्यों आए थे। तो जैसे ही मैंने बोला कि मुझे एवरेस्ट करना है, सारे लोग हंस रहे थे, क्योंकि उन सब के सामने मेरी फिटनेस बहुत कम थी। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे ये कहा, ठीक है तुमको करना है वहाँ तक तो ठीक है, पर सबसे बोलो तो मत। यहाँ से मेरा सपना शुरू हुआ। मैंने एवरेस्ट जाने का सोचा, तो ऐसा नहीं था कि अभी तो वो मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं, उस समय भी वो अपने हिसाब से मेरा सपोर्ट कर रहे थे कि उनको लग रहा था कि अगर ये इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करेगी तो ऐसा ना हो कि इंजॉयड हो जाए। तो बिल्कुल सही है। तो हमेशा वो यही कहते थे कि तुम्हारी फिटनेस देखी, तुमने इतना बड़ा सपना देखा है। मैं कहा मुझे मेरी फिटनेस भी पता है और मुझे एवरेस्ट भी पता है, दोनों चीज़ें पता है, और दोनों पे मैं विजय प्राप्त करूँगी। तभी मैंने अपने सारे टेस्ट करवाए, पता चला मुझे थायराइड है।
डॉक्टर ने कहा अब आपको दवाइयाँ लेने पड़ेगी। पहला पहाड़ तो मैंने यही पार किया और मैंने डॉक्टर से 3 महीने का टाइम लिया कि अगर 3 महीने में मैंने अगर अपना थायराइड ठीक नहीं किया तो मैं मेडिसिन लेना शुरू कर दूँगी। मैंने एक्सरसाइज की, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो थी वो मैंने ली और 3 महीने में मैंने अपना थायराइड 11.75 से 5.6 लेके आ गई थी और इस तरह मैंने अपना पहला एवरेस्ट फतह किया। उसके बाद जब ये सब कुछ ठीक हुआ, मैंने एक अपना मतलब एवरेस्ट मैंने हवा में नहीं सोचा, मैंने उसके लिए बहुत तैयारियां की। मैंने सबसे पहले मुझे पता चला तो मैंने एक DNA फिटनेस टेस्ट करवाया जो कि बेंगलोर में होता है। उस टेस्ट से मुझे ये पता चलता कि मैं बाय बर्थ कैसे हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत मैदानी जगह के पैदाइशी हैं, तो सबको पता है कि जो जहाँ पैदा होता है उसका DNA उस हिसाब से होता है। जो पहाड़ों पे पैदा होते हैं उनका जो लंग्स हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, उनके जो जॉइंट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब मैंने वो टेस्ट करवाया मेरा सब कुछ एक्सीलेंट गुड आया। उसमें ये तक पता चलता है कि आपके टेंडन्स कैसे हैं, जॉइंट्स कैसे हैं, लिगामेंट्स कैसे हैं, सब कुछ एक्सीलेंट आया। मेरे लंग्स पुअर आए और हमको पहाड़ों पे जाने के लिए लंग्स ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा पहाड़ मेरे सामने ही खड़ा हुआ था। फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया। साथ ही मैंने ये पता किया कि अब मुझे माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी। तो जो हमारे 5 इंस्टीट्यूट हैं वहाँ मैंने फ़ोन किए, एप्लीकेशन भेजी, वहाँ से सबने मुझे मना कर दिया कि अब आपकी एज इतनी ज़्यादा हो गई है, पहले आपने कोई फिटनेस नहीं है आपकी, पहले आपने कुछ किया नहीं है, तो हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते हैं। मैं मायूस नहीं हुई। मैंने कहा ठीक है, मैं लोगों से मिलूँगी, बात करूँगी, पूछूँगी क्या किया, कैसे किया। लेकिन जितने लोगों से मैं मिली, बात किया, सब ने अंडर 30 एवरेस्ट किया हुआ था। मैं 50 की हो चुकी थी। जब वो लोग मुझे बताते थे आप तो 10 किलोमीटर दौड़ लीजिए, 1 घंटे में आप एवरेस्ट चढ़ जाएंगी, मैं ये तो ज़िंदगी में नहीं कर पाऊँगी मैं कभी कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर। और कुछ बताइए क्या फिटनेस की लाइन रहेगी कि मुझे कितना करना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई कुछ मुझे बताने को तैयार नहीं, और जो बता रहा वो मेरे गले नहीं उतर रहा। तो फिर मैंने धीरे धीरे लोगों के ब्लॉग्स पढ़े, लोगों का सुना। मैंने ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने इस बात पे ध्यान दिया कि क्या क्या गलतियां करते हैं लोग, और जिस वजह से एवरेस्ट पे या तो डेथ होती है या लोग लौट के आते हैं, क्या क्या कमजोरियां हैं जिन पे हमको पता करनी है, वो सारा कुछ किया। फिर ये पता किया कि अगर मुझे ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो मैं एवरेस्ट कैसे जाऊंगी। तो लोगों ने मुझे बताया कि आपको एक 6000 मीटर का करना पड़ेगा, एक 7000 मीटर का करना पड़ेगा, पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, 2 आपको इंटरनेशनल करने पड़ेंगे। ठीक है, सब कुछ ये चल रहा है। इतने में आ गया कोविड आया, सबके लिए आपदा की तरह, मेरे लिए अवसर की तरह था। मैं बड़ी खुश, क्योंकि अब मुझे बहुत सारा टाइम मिलने वाला था अपनी फिटनेस के लिए। और ये देखिए, मैंने और एक और बात थी कि लोगों ने मुझे बोला कि आपको अगर एवरेस्ट करना है तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और 2 साल के लिए सब कुछ छोड़ के आप जब तैयारी करेंगे 5 से 6 घंटे की, तो आप एवरेस्ट जा पाएंगे। मेरा एक चैलेंज ये भी था कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी और सब कुछ करते हुए ही एवरेस्ट जाऊंगी। अब मेरे पास वही 24 घंटे थे जो मैं पिछले 50 साल से जिसकी आदी थी मैं, उसमें से मुझे 6 घंटे निकालने थे। और ये भी पता चला कि जब आप पहाड़ों पे जाते हैं तो आपको वज़न लेके जाना है। मैंने ये एक जैकेट बनवाई है जिसमें 10 किलो तक वज़न आ जाता है। मैं सुबह थोड़ा सा रनिंग करने के बाद ये जैकेट पहन के अपने घर के पूरे काम करती हूँ, और पैर में 2-2 किलो के मैं वेट कफ लगा लेती थी। कितने फैशन चेंज हुए, लेगिंग आ गए, ये आ गए, मैंने शलवार पहनना नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे जो कफ थे वो अंदर छुप जाया करते थे, और वो मैं 10 से 12 घंटे तक पहने रहती थी, ताकि मुझे शूज़, जब मैं क्लाइंब करूं तो मुझे वो शूज़ का वज़न ना लगे। और ये जो 10 किलो की जैकेट है, इसके साथ मैं अपने घर के सारे काम करती थी। ये आप देख रही हैं, कोविड पीरियड की बात है। हमारे सामने बहुत ख़राब सी जगह थी, और जिसको मैंने खुद से पूरा तुरमुट से करके ठीक किया था। ये मेरी एक्सरसाइज थी, इससे मेरे सामने की जगह भी साफ़ हुई और मेरी एक्सरसाइज भी होती रही।
फिर जब मुझे 6000 मीटर का करना, कोविड पीरियड चल रहा है, जिसके साथ मैं पिन पार्वती गई थी, उन्हीं से मैंने बोला कि मुझे ट्रेनिंग दो, क्योंकि वो पहले जो मनाली का इंस्टीट्यूट है उसमें इंस्ट्रक्टर थे। उन्होंने बोला कि मैम आप देव टिब्बा कर लीजिए, उससे आपको 2-3 तरह की ट्रेनिंग मिल जाएगी और मैं आपको ट्रेनिंग दे दूँगा। मैं जब कोविड आ गया, मैं लगातार जून से उसको फ़ोन कर रही, वो मुझे बोल रहा मैम नहीं हो सकता है। आखिर अक्टूबर में थोड़ा सा खुला और मैंने जाने का सोचा। उस समय इंटर स्टेट बसेस नहीं चलती थी, तब मैं अकेली ही जाने को तैयार थी और वो भी मुझे अकेले ले जाने को तैयार था। लेकिन तभी कोई दिल्ली के एक बंदे ने और रजिस्टर किया। उसने मुझे कहा मैम आप फ्लाइट से दिल्ली आ जाइए, दिल्ली से आप उस बंदे के साथ चले जाइए। इस कदर एवरेस्ट मेरे दिमाग में था कि आज भी अगर कोई मुझे बोले कि कोई अननोन बंदे के साथ आपको 11 घंटे बैठ के जाना है, वो भी रात में, मैं मना कर दूंगी। मैं उसके साथ बिना पहचान वाले व्यक्ति के साथ गाड़ी में बैठ के मनाली पहुंच गई और मैंने देव टिब्बा सक्सेसफुली किया। और देव टिब्बा जब हो गया, वही एक अजय कुमार नाम है उसका, वो पहला व्यक्ति था जिसने मेरे ऊपर विश्वास किया कि मैं एवरेस्ट जा सकती हूँ। और फिर उसने मेरा सारा प्रोग्राम बनाया कि पहले आप एल्ब्रुस करिए, फिर आप किलिमंजारो करिए या कंकागुआ कीजिए, और फिर आप जनवरी में या दिसंबर में एवरेस्ट बेस कैंप करिए। अब ये टारगेट मेरे पास आ गए थे। उसी ने मुझे एल्ब्रुस जाने के लिए बोला। ये बात है मार्च 2021 की। उस समय हमारे यहाँ कोविड की दूसरी लहर आ चुकी थी। हर घर से कहीं ना कहीं बुरी खबरें आ रही थी और उस समय मैंने अपने घर पर बिना बताए अपने वीज़ा मैंने अप्लाई कर दिया। और मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया, मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया। अजय कुमार भी डर रहा था कि मैम कैसे होगा। मैंने उससे बोला कि देख, अगर है ना हमको भगवान को भेजना होगा, मैं भगवान में भी बिलीव करती हूँ, तो देख कोविड चला जाएगा और बहुत लोगों का फ़ायदा होगा। और ऐसा ही हुआ कि जुलाई में काफ़ी कम हो गया और मैंने 7 जुलाई को एल्ब्रुस पर झंडा फहराया। एल्ब्रुस पर जब झंडा फहराया, ये सब मेरा एक ये था कि ट्रेनिंग है। मेरे दिमाग में कभी कुछ नहीं था कि रिकॉर्ड बनने वाला है, कुछ है। पता चला वो रिकॉर्ड बन गया है। मैं मास्को में ही थी, क्योंकि हफ्ते में एक बार ही फ़्लाइट चल रही थी, तो हमको नेक्स्ट वीक की हमने करवाई थी। मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता, आकाशवाणी वाले तुम्हारा इंटरव्यू लेने वाले हैं। मैंने पहली लाइन बोली कि मुझे पता होता कि इंटरव्यू देना है तो मैं कभी पहाड़ों पे नहीं चढ़ती। मतलब मेरे लिए पहाड़ चढ़ना आसान हो गया था और इंटरव्यू देना बहुत कठिन था। तो ये मैंने एक एवरेस्ट चढ़ लिया कि मैं यहाँ खड़े होकर आप लोगों से बात कर पा रही हूँ। उसके बाद मैंने 15 अगस्त को किलिमंजारो किया। उसके बाद हमने अपना अकनकागुआ के लिए सब कुछ तैयारी की। और जब हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचे, वहाँ पता चला कि हमारा जो है ट्रांजिट वीज़ा ठीक नहीं है। हमको जर्मनी में 14 घंटे का लेओवर था और ट्रांजिट वीज़ा 12 घंटे का होता है। उन्होंने कहा आपको टूरिस्ट वीज़ा लेना था और उन्होंने हमको वापस कर दिया। यहाँ मैं बोलना चाहूँगी कि हमेशा अपने पास 2 प्लान रखना चाहिए, ताकि एक आपका प्लान नहीं हुआ तो आप दूसरे प्लान पे काम कर पाएँ। दूसरा प्लान मेरे पास में EBC विंटर जाने का था। जब मैं घर वापस आई, सबने कहा बस अब इस बैग को खोलो, सामान रखो। मैंने कहा नहीं, ये बैग तो जो बंद है, ये बंद ही कहीं ना कहीं जाएगा, उसके जाने के बाद ही खुलेगा। और फिर मैंने EBC का विंटर ट्रैक -28 डिग्री में किया। हम जब लुकला पहुँचे थे -7 डिग्री था। और ये सब करने का कारण ये था कि मुझे एवरेस्ट रीजन का मौसम और वहाँ का ऑक्सीजन लेवल का थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये करने के बाद, क्योंकि अब मेरा 7000 फिर भी बचा हुआ था, मैंने 2022 में मेरे पास में ये 3 होने के बाद मेरे पास फिर एक एवरेस्ट था, मेरी बेटी की शादी। और वो मैं इसलिए करना चाहती थी क्योंकि मुझे मालूम था कि एवरेस्ट पे जब जाते हैं, सारे लोगों ने बताया है कि या तो ठीक ठाक आ जाते हैं, नहीं तो मर जाते हैं। कोई भरोसा नहीं होता है एवरेस्ट पे जाके आने का। जब मैंने उससे बोला तो वो तैयार नहीं थी, लेकिन जब थोड़ा सा उसको समझाया तो वो तैयार हो गई। मैंने एक और एवरेस्ट अपना पार किया। अब मेरा 7000 बचा हुआ था, तो मैं अकनकागुआ तो नहीं जा पाई थी। मैंने सतोपंथ करने का सोचा, और जब सतोपंथ करने का सोचा
तो वो मेरा हो नहीं पाया। कैंप 2 से मुझे वापस आना पड़ा और उसके बाद मैंने जनवरी 3 को अकनकागुआ फतह किया। 2023 में मैंने एवरेस्ट के लिए जाना शुरू किया और जब 2023 को मैं एवरेस्ट के लिए निकली, सब कुछ अच्छा था। मैं कैंप 4 तक पहुंच गई। कैंप 4 पे पहुंचने के बाद मुझे हम लोग निकल गए करीब सर बस थोड़ी सी बची ठीक है, हाँ नहीं हो जाएगा, बस हो गया। तो जब मैं एवरेस्ट पहुंची और जब मैं 8,200 तक पहुंच गई थी और तेज़ आंधी आई और मुझे वहां से वापस आना पड़ा। मुझे अपना शेरपा किसी की जान बचाने के लिए भेजना पड़ा। तो जब मैं 2023 में वापस आई तो घर में सबने मुझे मना कर दिया कि अब एवरेस्ट नहीं जाना है। मैंने भी सबकी इज्जत की और मैंने ये मान लिया था कि अगर मेरी वजह से किसी एक की जान बची है तो मेरे लिए वो एवरेस्ट पे झंडा फहराने के बराबर था। मैं सब कुछ मान गई थी कि हाँ ठीक है, मुझे एवरेस्ट नहीं जाना है। मैंने अल्ट्रा रनर बनने का सोचा और उसकी तैयारी की। और जनवरी में अचानक मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुमको एक ट्राई और करना चाहिए। ये मेरे लिए सबसे मुश्किल क्षण थे और हाँ कहने में मुझे 1 महीना लग गया अपने आप को। और जब मैंने फिर से ट्राई किया, फिर से बहुत सारी मुसीबतें आई। मुझे 10 दिन मैंने कैंप 2 में बिताए हैं। मैंने 3 दिन लोत्से कैंप 4 में बिताए हैं क्योंकि अचानक से तूफान आया था। और इस तरह मैंने 19 मई सुबह 6:30 बजे एवरेस्ट पे झंडा फहरा दिया। और झंडा फहराते ही मुझे संगीता मैम की याद आ गई कि मैम ने भी इतना ही स्ट्रगल करके झंडा फहराया था और आज मैंने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मैं बहुत खुश थी। मैंने सबसे पहले जय हिंद बोला और आप सब लोगों को भी जय हिंद, जय भारत।